नमस्कार, समो डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपनी नई यूनिट की। तो अपनी जो नई यूनिट है वो रहेगी अपने जैव अकार्बनिक रसायन। देखिए, जैव अकार्बनिक रसायन का मतलब क्या है? जैव अकार्बनिक रसायन यानी अपन को पढ़ना है क्या? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। देखिए क्या होती है बायो इनऑर्गेनिक। तो देखिए, अपने शरीर में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अपन को क्या होती है आवश्यकता, लेकिन ये मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बटे होते हैं। एक होते हैं जो कार्बन से रिलेटेड होते हैं, तो उनको अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में। लेकिन आज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है? जैव अकार्बनिक रसायन। यानी जब अपन कार्बन के अतिरिक्त अन्य किन्हीं तत्वों को क्या करते हैं, अपन अपने यूजफुल के लिए या दैनिक जीवन के अंदर अपने लिए क्या क्या काम में आते हैं, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाती है? जैव अकार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि जैव अकार्बनिक रसायन यानी इस चीज में अपन किस किस को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहेंगे अपन? सबसे पहले कहेंगे कि कार्बन के अतिरिक्त जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी तत्व जो है ये क्या है? कार्बन के अतिरिक्त है यानी अकार्बनिक है। इनके बने तत्व यौगिक या फिर संकुल अपने डेली लाइफ में कैसे यूजफुल होते हैं, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जैव रसायन अकार्बनिक रसायन। तो देखो डेफिनेशन लिख देते हैं कि विभिन्न जैविक या जैव क्रियाओं से विभिन्न जैव क्रियाओं से संबंधित रसायन विज्ञान को जैव अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। जैविक क्रियाएं क्या हैं? जो अपने डेली लाइफ की यूजेस हैं। तो क्या कहते हैं? इसमें विभिन्न अकार्बनिक तत्वों कोमा उनके यौगिकों या उनके संकुलों का दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं में महत्व या कह दें उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जैसे बस कार्बन से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो जैसे क्या क्या हो सकता है? सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, जिंक हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं? Fe लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, मोलिब्डेनम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कार्बनिक तो नहीं होते, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हैं अपन को डेली लाइफ में क्या होती हैं? यूजफुल होती हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अब एक नाम आता है कि यहाँ पर सूक्ष्म मात्रिक तत्व है।
सूक्ष्म मात्रिक तत्व या अति आवश्यक तत्व, अति आवश्यक तत्व है। देखो ये किसको कहते हैं अपन ने, सूक्ष्म मात्रिक यानी माइक्रो एलिमेंट्स, और अति आवश्यक का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अभी जो अपन ने बहुत सारे आयन यहाँ पर लिखे थे उनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा कि इनकी आवश्यकता तो अपने शरीर में क्या होती है, डेली होती है, लेकिन अपने शरीर में इनका संश्लेषण जो है वो नहीं हो सकता, प्लस अपना शरीर जो है इनको क्या नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता। यानी ये जो तत्व है ये अपन को डेली क्या करने पड़ते हैं, कंज्यूम करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, अति आवश्यक तत्व है। और ऐसे एलिमेंट्स जो अपने बॉडी खुद बना सकती है वो अपन को बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वो होते हैं अनावश्यक तत्व है। ठीक है, तो आवश्यकता हो गई तो बाहर से लेने ही पड़ेंगे भोजन के साथ में, चाहे खनिज के रूप में लो, चाहे विटामिन्स के रूप में लो, चाहे प्रोटीन्स के रूप में लो, ये अपन को डेली क्या करने पड़ते हैं, कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो ये तो होते हैं आवश्यक, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो डेफिनेशन लिखते हैं अपन इनकी। देखिए क्या कहेंगे कि वे तत्व है, वे तत्व है जो हमारे शरीर की, वृद्धि एवं विकास के लिए तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं तथा अन्य दैनिक जीवन में जितनी भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं अपन, शारीरिक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं, अति आवश्यक तत्व होते हैं। अति आवश्यक तत्व, अति आवश्यक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, परंतु हमारे शरीर में इन तत्वों की बहुत कम मात्रा, बहुत मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है, अतः इन्हें सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि आवश्यकता तो बहुत ज्यादा होती है इसलिए अति आवश्यक हो गए, लेकिन मात्रा जो है वो क्या होती है, बहुत ही कम, इसलिए क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अगर अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या कहते हैं कि जो हल्के हैं, जिनके हल्का का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक क्या है, कम, वो तत्व जो होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं, ज्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं तो इनमें कौन से गुण आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव गुण आ जाते हैं और ये विषैली प्रकृति के हो जाते हैं, तो अपने शरीर में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कहते हैं कि हल्के तत्व जिनका परमाणु क्रमांक
जिनका परमाणु क्रमांक 42 से कम होता है, 42 से कम होता है, अति आवश्यक तत्व होते हैं, अति आवश्यक या कहें सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं यानी इनकी हमारे शरीर में क्या होती है, आवश्यकता। परंतु जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तत्वों की प्रकृति विषैली होती जाती है, विषैली होती जाती है। अतः ये क्या हो जाते हैं, अपने लिए अनावश्यक हो जाते हैं। ठीक है, अब बनेगा 1 से लेकर 42 तक के परमाणु क्रमांक यानी हल्के तत्व जो होते हैं उनकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा। तो अपन इनके कुछ तत्वों के क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं कि अपने लिए डेली लाइफ में ये कैसे यूजफुल होते हैं। तो देखिए, जैसे अगर अपन बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो पहला तत्व आता है 20 पे, कौन आता है, कैल्शियम। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि कैल्शियम तत्व है मानव शरीर में दांतों तथा हड्डियों का मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव होता है। यानी हमारे शरीर में जो ढांचा होता है वो किसका बना होता है, हड्डियों का। अगर हड्डियां नहीं होती तो अपन कभी सीधे खड़े रह सकते थे क्या, नहीं। मुख्य घटक कौन होता है इनका, कैल्शियम होता है। दूसरा देखो, अगर अपन बात करें किसकी, एक तत्व है आयोडीन। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे कि आयोडीन जो है, ठीक है, अगर इसके शरीर में क्या हो गई, कमी, तो क्या कहेंगे कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है हार्मोन थायरोक्सिन, उसकी क्या हो जाएगी, कमी, कार्य नहीं करती, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तथा यह ग्रंथि फूल जाती है, फूल जाती है, जिसे गोइटर या गलगंड रोग कहते हैं, गोइटर डिजीज कहते हैं। देखो जी, अगर बात करें अपन किसकी, थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में होती है, एच आकार की होती है, यानी दोनों तरफ इस तरह से होती है। ठीक है,
इस शेप में होती है, इस शेप में, तो क्या कहेंगे, यह गले में दोनों तरफ पाई जाती है। और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें नमक वगैरह जो खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक वगैरह जिसके ऐड बहुत आते हैं, तो अपने कहा ये आयोडीन को स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, जो अपनी बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब मान लीजिए अपन ने क्या किया, आयोडीन जो है वो भोजन में क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये क्या करेगी, उसकी कमी होने पर ज्यादा उसको ग्रहण करने के लिए अपने आकार को क्या कर लेगी, बड़ा, जिसे यहाँ गले में यहाँ क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, यानी ये ग्रंथि फूल जाती है, और इसको अपन कौन सा डिजीज कहते हैं, गोइटर डिजीज कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर तत्वों की अगर अपन बात करें तो देखिए तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड आता है थर्ड पॉइंट। क्या कहते हैं कि हमारी जो शरीर है वो किन से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कोशिकाओं के अंदर, अपने शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि कोशिकाओं के अंदर धनायनों के रूप में, धनायन के रूप में कौन से आयन पाए जाते हैं, देखिए सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, या फिर कैल्शियम प्लस 2 आयन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तथा इनको संतुलित करने के लिए, तथा इनको संतुलित करने के लिए ऋणायनों के रूप में, ऋणायनों के रूप में क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। परंतु यदि हमारे शरीर में ये धनायन या ऋणायन, ये धनायन तथा ऋणायन संतुलित ना हो, किसी वजह से क्या हो गया, इनका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन, या क्या लिखूं मैं, संतुलित ना हो पाए, ऐसे लिख दूं, ऋणायन संतुलित नहीं हो पाए, तो हमारे शरीर का, तो हमारा तंत्रिका तंत्र सुचारू रूप से या सही रूप से कार्य नहीं करेगा, सही रूप से कार्य नहीं करेगा। और आपको पता है अपन जितना भी अपने शरीर के अंदर कंट्रोल होता है वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, खाना बोलना। तो अगर ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, कब, जब अपने शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले धनायन और ऋणायन जो है उनका बैलेंस नहीं रहे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट की, तो देखो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है उसका कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है। तो देखिए फोर्थ क्या लिख सकते हैं कि सजीवों के शरीर में हीमोग्लोबिन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन तो आगे और पढ़ लेंगे, हीमोग्लोबिन में मुख्य घटक के रूप में, मुख्य घटक के रूप में
आयरन तत्व है, आयरन तत्व है पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है। ठीक है, एक और देखो, अगर बात करें अपन यहाँ पर किसकी, पेड़ पौधों की, तो देखिए पेड़ पौधे भी सजीवी हैं। इनके अंदर अगर बात करें तो अपन ने कहा पेड़ पौधों में क्या होता है, पूरी प्रकृति का भोजन जो है उसको बनाने की क्या पाई जाती है क्रिया, कौन, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कब हो सकता है, तो अपन ने कहा जब पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। तो देख सॉरी मैग्नीशियम होता है। तो क्या कहेंगे कि पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में मैग्नीशियम +2 आयन, आयन प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक तत्व होता है, अति आवश्यक तत्व होता है। इन दोनों को अपन बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, क्योंकि अपने जो है क्लोरोफिल की भी क्या दे रखी है, संरचना, और हीमोग्लोबिन जो है उसकी भी क्या दे रखी है, संरचना दे रखी है। तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गए अपने कुछ अति आवश्यक या कहें सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के उपयोग। ठीक है, अब इनमें देखिए अगर अपन बात करें कि कौन कौन से तत्व हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, तो अपन ने कहा 42 से कम वाले होते हैं। लेकिन सारे तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ तत्वों की आवश्यकता ही होती है। तो देखिए अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दें इसके लिए कि क्या कह दें, सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में कि परमाणु क्रमांक 1 से 34 तक के तत्वों में, 34 तक के तत्वों में लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, स्केडियम, टाइटेनियम और गैलियम और जर्मेनियम को छोड़कर सभी तत्व अत्यंत आवश्यक होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिख देते हैं अपन, जैसे कौन कौन से तत्व बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, अभी बात कर चुके हैं जिनके में Fe, कैल्शियम, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, फ्लोराइड, बोरोन हो गया, सिलिकॉन, वैनेडियम हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आर्सेनिक डैश डैश डैश। यानी ये याद रखना अपन को, जो क्या तत्व है, हल्के तत्व है, यानी जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, कम। और अपन से पूछे कि भारी तत्व अपने शरीर में आवश्यक क्यों नहीं होते हैं, तो अपन क्या कहेंगे उसके लिए कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तत्वों की प्रकृति है वो कैसी होती जाती है, विषैली होती जाती है। ठीक है, ये बात करिए अपन ने किसकी, सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की। लेकिन एक चीज देखिए, अपन ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे अपने शरीर के अंदर इनकी आवश्यकता है तो अपन बहुत ज्यादा इनको ग्रहण कर ले, नहीं। इनकी एक लिमिटेड मात्रा जो होती है वही अपने शरीर की सभी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए क्या होती है, आवश्यक। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, नमक NaCl होता है, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन। और अभी अपन ने कहा सोडियम और क्लोराइड आयन अपने शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, कोशिकाओं में, जो क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र जो है उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन नमक को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो तंत्रिका तंत्र ज्यादा कार्य करेगा, नहीं, उल्टा हो जाएगा। अगर इनकी कमी हो गई तो भी अपने शरीर में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे रोग। और अगर अपन ने एक मात्रा से अधिक मात्रा में इनको लिया तो भी अपन क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसके लिए मैं ऐसे लिख दूं क्या,
कि NaCl हमारे शरीर में अति आवश्यक होता है। नमक हो गया, होता है, परंतु यदि इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाए, तो यह हमारे शरीर में उपस्थित वैद्युत अपघट्यों के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिसका विषैला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, यानी हानिकारक हो जाएगा अपने लिए। कब? जब इसको अधिक मात्रा में लिया जाए। अब कम ले लें तो तथा यदि इसकी कम मात्रा उपयोग में ली जाए तो शरीर की उपापचय क्रियाओं का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे शरीर में इसकी कमी जनित रोग हो जाते हैं। हो जाते हैं। देखिए, ना इसको अधिक मात्रा में ले सकते हैं और ना ही अपन इसको कम मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अपन तोल के लेंगे। तो क्या होता है कि जब अपन एक निश्चित पर्टिकुलर डाइट में इनको क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे आपको पता है नमक अपन कितना खाते हैं, आटे के अंदर बहुत सारे आटे में थोड़ा सा नमक डाला जाता है, वो अपने शरीर की डेली जो नीड होती है उसके लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। अब अगर अपन ने मान लीजिए ज्यादा ले लिया तो ये अपने शरीर में स्टोर नहीं होगा, ये क्या होगा, अपने शरीर के वेस्ट के साथ में निकल जाएगा, यानी अगले दिन जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, फिर से रहेगी। यानी इन तत्वों को भोजन के साथ में डेली लेना क्या हो जाता है, आवश्यक होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आवश्यक होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात अपन ने करी। अब बात आती है कि जनरली ये जो तत्व हैं इनकी अगर बात करें तो इनमें ज्यादातर जो अपने लिए उपयोगफुल होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अपने कहा जो धातु जो तत्व हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब ये धातु तत्व जो हैं वो किस तरह से यूजफुल होते हैं, तो इनका एक कार्य तो ये होता है कि ये जो होते हैं ये एंजाइमों के रूप में क्या होते हैं, कार्य करते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट लिखेंगे किनके लिए, धातु आयनों के लिए। देखो जी क्या कहेंगे कि जैव रसायन में धातु आयन यानी तत्वों की बात कर रहे हैं अपन,
धातु आयनों का महत्वपूर्ण कार्य धातु एंजाइमों के रूप में होता है, ये धातु आयन एंजाइमों के शीर्ष पर जुड़कर विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाते हैं। और ये किसके रूप में पाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे, ये धातु आयन एंजाइमों में धातु प्रोटीनों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो इसकी संरचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो क्या कहें, जो इनकी संरचना में अति महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, अलग अलग एंजाइम जो हैं वो अलग अलग किन से बने होते हैं? धातु प्रोटीनों से। या अपन ऐसे कहें कि अलग अलग प्रोटीन जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर अपन बात करें, पेड़ पौधों में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व। यानी ये अलग प्रकार का धातु प्रोटीन हो गया। अपन के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन पाया जाता है? तो अपन ने कहा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर कौन सा तत्व आएगा? Fe, आयरन तत्व आएगा। ये एक अलग प्रकार की क्या हो गई? प्रोटीन हो गई। तो क्या कहेंगे, अलग अलग तत्व हैं वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। अलग अलग धातु आयन जो है अलग अलग चीजों में मिलकर एंजाइमों के रूप में क्या करते हैं? कार्य। और आपको पता ही एंजाइम जो होते हैं वो अपने शरीर में उत्प्रेरकों का कार्य करते हैं, यानी जो क्रियाओं को क्या करते हैं? बहुत तेजी से संपन्न करवाते हैं। लेकिन इनकी बहुत ही कम मात्रा जो है वो अपने लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्योंकि अब अपन इनको पढ़ेंगे आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलेंगे कि जब ये आयन किसके साथ जुड़ जाएंगे? प्रोटीनों के साथ, तो इन्हें बोला जाता है धातु पोरफायरिन। ठीक है, तो अगली क्लास जो रहेगी उसमें पढ़ेंगे कि धातु पोरफायरिन क्या होते हैं, और फिर अपन इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी ये प्लस आगे वाली आने वाली 2-3 जो क्लासें हैं वो काफ़ी थ्योरेटिकल रहेंगी, जिसके अंदर ज़्यादा जो काम है वो लिखने का ही रहता है इसके अंदर कि ये किस प्रकार से यूजफुल होते हैं। तो आज वाली क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास क्या आता है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं? अति आवश्यक तत्व कहते हैं। प्लस इसके 2-4 उपयोग अपन को याद रखने हैं कि क्या है, कौन सा है। जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, या जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन है, ये सब हो गए। तो इनके यूज अपन को याद रखने हैं। और जैव रसायन, अकार्बनिक रसायन क्या होता है? तो अब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन के अतिरिक्त अन्य जो भी तत्व हैं वो अपने शरीर में किस प्रकार से आवश्यक होते हैं, इनके अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर
ये जो आयन है, धातु आयन, ये क्या किसके रूप में पाए जाते हैं अपने शरीर में? तो अपन ने कहा धातु पोरफायरनों के रूप में पाए जाते हैं, जिसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं हमसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।